दोस्तों सादर अभिवादन। मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज थोड़ा सा लीक से हटकर यह कल यानी 9 अक्टूबर की सुबह थी। हमारे पत्रकार साथी प्रदीप नारायण का एक संदेश मुझे मिलता है, कुछ देर बाद उनका फ़ोन भी आता है। वह अपना एक नया अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए हमसे लोक निर्माण विश्राम गृह में पहुंचने का आग्रह करते हैं। यह अनुभव था लघु फिल्म चंदा इज़ एवरीवेयर का। हाल ही में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित हुए फिल्म फेस्टिवल में इस लघु फिल्म की कहानी को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के लिए सबसे पहले तो प्रदीप नारायण जी को बधाई, उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रदीप नारायण जी पत्रकार के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं। लंबे समय तक दैनिक भास्कर में काम करने के बाद इन दिनों रणघोष नाम से अपना समाचार पत्र निकाल रहे हैं, उसके प्रधान संपादक हैं। चंदा की यह दर्द भरी कहानी खबरें लिखते लिखते ही किसी दिन प्रदीप नारायण की कलम से निकली और छा गई। छा इसलिए गई क्योंकि कला की दुनिया से जुड़े विजय भाटोटिया व उनके साथियों की पारखी नज़रों ने इस कहानी में छुपे दर्द को पहचाना और इसे लघु फिल्म का रूप दे दिया। दोस्तों, प्रदीप नारायण की लिखी इस कहानी में हरियाणा के रेवाड़ी की जिस चंदा का दर्द दिखाया गया है वैसी चंदा हर जगह है, हर जगह मौजूद है। इसीलिए कहानी का नाम दिया गया चंदा इज़ एवरीवेयर। कहानी की शुरुआत में संसद के नए भवन का दृश्य और महिलाओं को 33% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले का जिक्र आता है। लेकिन बिना आलोचना के एक सवाल खड़ा किया जाता है, एक जिज्ञासा के साथ। उछाली गई बात यह है कि क्या इस तरह उन 20 लाख चंदाओं का जीवन बदल जाएगा जो कचरे के ढेर से प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित करके अपना और अपने परिवार का पेट भर रही है। दोस्तों, चंदा एक 75 पार कर चुकी ऐसी महिला है जो गंदगी के ढेरों से कचरा बीनकर जिंदगी की गाड़ी खींच रही है। खींचना क्या, बस ढोना समझिए। वह एक ऐसे परिवार का पालन कर रही है जिसके पास न रहने का ठिकाना है, न 2 जून की रोटी की कोई दूसरी व्यवस्था। परिवार के सदस्य व्यसन के आदी हो चुके हैं, नशे के आदी हो चुके हैं। कचरा बीनते हुए चंदा को न जाने सभ्य समाज में कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितनी दुत्कार झेलनी पड़ती है, मगर वह माँ है, कभी हारती नहीं है। वह माँ है इसलिए उसकी ममता कभी हारती नहीं है। वह माँ है इसलिए पेट भरने के लिए अपने परिवार के छोटे बच्चों की चिंता करती है, बड़े बच्चों की चिंता करती है। बड़े होकर नशे के आदी हो चुके उन बच्चों की भी फिक्र करती है जो मेहनत करके कमा सकते हैं, क्योंकि वह माँ है। ऐसी अभागिन माँ जो आज़ादी के समय जन्म लेकर आज़ादी के 75 वर्ष पार करने के बाद भी सुख नहीं देख पाती है। यही चंदा है, यही चंदा की कहानी है। 20 लाख चंदा बहुत बड़ी संख्या है। सवाल भी बहुत बड़ा है। हमने लघु फिल्म के निर्देशक व कलाकार विजय भाटोटिया और कहानी के लेखक वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप नारायण से विस्तार से बात की है। वीडियो की शुरुआत में आपने इस लघु फिल्म का टीजर देखा है और साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर हिसार व रेवाड़ी के लोक निर्माण विश्राम गृह में हुए आयोजन की तस्वीरें भी देख रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे साथ मौजूद अभिनय के दुनिया के जाने पहचाने चेहरे विजय भाटोटिया से और इसके बाद बात करेंगे प्रदीप नारायण जी से। आइए बात करते हैं। विजय भाटोटिया जी जाने माने अभिनेता हैं, जाने माने निर्देशक हैं, कई हरियाणवी फिल्म बनाई है, कईयों में अभिनय किया है। किस तरह परिकल्पना हुई चंदा एवरीवेयर बनाने की, वो थोड़ा सा बताएं आप। डेफिनेटली महेश जी, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं किसी दोस्त के पास बैठा था और वहाँ मैंने एक लघु फिल्म देखी, छोटी 1 मिनट की, मेरे पापा देश चलाते हैं। वहीं से मैं इंस्पायर हुआ, प्रदीप जी से बात की और रेवाड़ी की ही एक महिला हमने ऐसा पाया कि इस तरह की आजकल सफाई अभियान में लगी हुई है जिसका पूरा परिवार है, लेकिन वो 80-75 साल की होते हुए भी ये सब सफाई के काम और सब कर रही है। वहीं से इंस्पायर हुए और सोचा क्योंकि हमारी ये पहली फिल्म थी, एटलीस्ट मेरी तो एज ए डायरेक्टर, तो कुछ अच्छा दिया जाए, अच्छा मैसेज जाए समाज को या कुछ रियलिटी जाए, उसी को ध्यान में रख के ये फिल्म हमने प्रदीप जी को ही रिक्वेस्ट की, आप ही लिखो क्योंकि सब्जेक्ट आपका है। उन्होंने लिखी और वहाँ तक पहुँच गई। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में अभी इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था, 2 संस्थाओं ने किया था, उसमें इस फिल्म को बहुत सराहा गया जी। ये विषय अलग है कि प्राइज़ क्या मिला क्या नहीं मिला फिल्म को, क्योंकि जब इस तरह के फेस्टिवल होते हैं तो प्राइस में कई बार ऊंच नीच हो जाती है डिक्लेरेशन में, वो आप समझते हैं। लेकिन फिर भी इस फिल्म को हमको बेस्ट राइटर, बेस्ट कहानीकार का अवार्ड मिला उस 37 फिल्मों के कंपटीशन में, जहां मुझे बताया गया था कि 147 फिल्में टोटल आई थी। सेग्रीगेट करने के बाद 37 फिल्में थी और 37 फिल्मों पे चंदा को एक अहम पुरस्कार मिला हमारे
स्टोरी राइटर। स्टोरी राइटर को ही प्रदीप नारायण। क्या संदेश समाज को देती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है महेश जी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये जो आखिरी कड़ी है हमारे समाज की, ये पहली कड़ी है। सबसे जो आज के हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे घर की आर बार की गंद को साफ करते हैं, कूड़े को साफ करते हैं, जिस पर हम अच्छी दृष्टि भी नहीं रखते हैं, सही मायने में तो आदरणीय वो होने चाहिए। और अभी 19 सितंबर को ही सरकार ने बिल पास भी किया, महिला विधेयक का, जो बहुत सालों से 23 सालों से अटका हुआ था। वो हमारे लिए और इंस्पिरेशन बन गया। इंस्पिरेशन इन दैट वे कि शायद इनके जीवन में अब सुधार हो। और यही प्रश्न लेखक ने छोड़ा है कि देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम बात कर रहे थे, आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। हम उस युग में जा रहे हैं जहां पर हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं। 20 लाख महिलाओं का कचरे बीनने के काम में जुटे रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भाटोटिया जी, इसमें क्या समाधान देखते हैं? इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्यों आज भी ऐसी परिस्थिति बनी हुई है? क्या वजह है कि 20 लाख महिलाओं को कचरा बीनना पड़ रहा है? मोटे रूप से सर, हम अभी दिखावे से बाहर नहीं आ पाए हैं। जिस दिन हम रियलिटी में आ जाएंगे, जो हमारे बड़े शीर्ष अधिकारी हैं, शीर्ष नेता हैं, या शीर्ष आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हैं, जब वो रियलिटी में आ जाएंगे तो ये चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो आज भी हमारे समाज में जो आपने बात की है 75 सालों की, इसमें हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये जो एक निर्देशक से सीधा सवाल जो है, पिक्चर की पटकथा जो मैं देखी है अभी, जो आपकी लघु फिल्म की जो पटकथा है, उसमें संसद के नए भवन की आकृति उभरती है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात प्रमुखता से उठाई जाती है। उस आरक्षण के साथ इस कचरा बीनने की महिला की कहानी आगे बढ़ती है। क्या आपको लगता है कि संसद में कचरा बीनने वाली महिला के लिए कभी कोई जगह होगी, या उससे जोड़कर हम देखते हैं कितनी उम्मीद जगा पाते हो आप अपने भीतर, समाज के भीतर? नहीं सर, ये प्रश्न तो मैंने छोड़ा है ऑडियंस के लिए कि क्या होगा, मतलब इज इट फिजिबल। हम आज जो बात करते हैं, आंकड़ों की अलग बात करते हैं, दिखावे की अलग बात करते हैं, हकीकत अलग है जो सब समझते हैं। तो क्या इनका उद्धार हो पाएगा? क्या इसके लिए कुछ सोच होगी सरकार की? और प्रदीप नारायण जी ने जो स्टोरी का एंगल दिया, वो उसको लेकर के थोड़ा जानना चाहेंगे। कैसे शुरुआत हुई कि एक इस तरह की स्टोरी लिखी जाए? प्रदीप नारायण आपकी तरह पत्रकार हैं जी, रोज कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं, लोगों को देखते हैं। तो ये कूड़ा बीनने वाली महिला हैं, ये उनके घर के सामने से रोज सुबह निकलती हैं कूड़ा उठाती हुई। वहीं से इनकी ये चेतना जागी। और जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरा पापा देश चलाता है, वो जो गटर को साफ करने वाले आदमी की फिल्म देखी थी, वहीं से इनको इंस्पिरेशन मिली, यार इस पर लिखना चाहिए। अब चूंकि वो एज का मैटर था, कई बार फिल्मी लिबर्टी होती है, फिल्मी लिमिटेशन होती हैं, जिसको आप कैरेक्टर को बिल्कुल रियल पोर्ट्रे नहीं कर सकते, तो आपको कहानी बनानी पड़ती है। बस कहानी का एक शब्द भी झूठा नहीं है, एक सीन भी झूठा नहीं है। जिया वैसे, शायद नाम बदला, शायद थोड़ी उम्र ज़्यादा या कम की। तो प्रदीप नारायण में चेतना वहाँ से मिली कि इसके लिए कुछ करें। मुझे भी लगा बहुत सच्ची कहानी है, बहुत सही कहानी है। जो भी लोग देखेंगे उनको तो अच्छी लगेगी। कितना वायरल होती है नहीं होती है, वो बात का विषय है। बस इस विषय में एक अंतिम सवाल, वायरल हो न हो, नेक काम करते रहिए, और नेक काम का कभी न कभी प्रतिफल जरूर आएगा सामने। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, नीति साफ होनी चाहिए। तो इस नेक नीयत के काम में आपके सहयोगी कौन कौन बने, किस किस ने आपका साथ दिया, आपकी टीम में और कौन कौन थे, हम उनका नाम जानना चाहेंगे। और इसमें अभिनय के क्षेत्र में मुख्य भूमिका जिन्होंने निभाई है, उनके बारे में थोड़ा सा, अपने जो फिल्म में पात्र हैं आपकी लघु फिल्म में, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखो महेश जी, नेक नियति या नेक काम की बात करूँ तो यही है कि मैं आपके स्टूडियो में बैठ के अगर इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हैं, तो ये तो नेक नियति झलक रही है ना। रहा दूसरा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें चूंकि हमको एक महिला चाहिए थी, जो ये महिला काम कर रही थी 83 साल की, इसके फिजिक्स से मिलती हुई, चेहरे से मिलती हुई। इसके लिए 3 महीने मैंने काम किया। मैंने बॉम्बे से 10-12 आर्टिस्टों के फोटोग्राफ्स मंगवाए, रेवाड़ी में देखा, गुड़गांव में बात की, दिल्ली में बात की। लकीली एक ये मैडम लीला सैनी हैं, जो रोहतक से हैं और हरियाणा सरकार में अच्छे पद पे भी होकर रिटायर हुई हैं। इनका सारा पोस्चर और साइड इस लेडी से मैच कर गया। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया इस कैरेक्टर, कल्पना की पात्र, इस मेरी कल्पना की पात्र, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। तो मुख्य पात्र तो वही हैं। तो किसी फिल्म में जो असिस्टेंट्स होते हैं, उसमें ऋषि सिंघल हैं, खुबराम, सब इसी शहर के। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे मेरे किसी दोस्त ने एक बार बताया था कि यार कुछ काम कर रहे हो तो अपने शहर के लिए करो।
ये डेफिनेट था मेरे दिमाग में, बिल्कुल सटीक बैठ गया था। मैंने जितनी फिल्में भी की हैं महेश जी, आप मेरी कास्टिंग देखोगे भाई, इंपॉर्टेंट कास्टिंग कादर खान साहब लिए या मुश्ताक खान लिए, गोविंद नामदेव लिए, वो तो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, कई बार लेना पड़ता है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट सारी आपको रेवाड़ी की मिलेगी। तो यही बात यहाँ पर थी, जब मैं यहाँ फिल्म कर रहा हूँ, मैं अपने एरिया के लिए, रेवाड़ी के लिए फिल्म कर रहा हूँ, रेवाड़ी कहानी पे फिल्म कर रहा हूँ, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो एक ग्रुप हम लोग चलाते हैं बंजारा, उसी के अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो ऋषि सिंगल हैं, विनोद शर्मा हैं, एक एडवोकेट विनय सैनी है जिन्होंने बहुत अच्छा शराबी का हस्बैंड का रोल किया, आपने देखा होगा। जी। बच्चे हैं, सत्या सैनी हैं जो कबाड़ी का रोल कर रहे थे। तो मेरे ही ग्रुप के इन सब ने आपस में हमने मिलके, ये तो भानुमति से कुंबा जोड़ा है जी। और आपने आज ये फिल्म देखी, आपको पसंद आई? समापन से पूर्व पसंद बिल्कुल आई। हाँ। समापन से पूर्व कुछ हल्का फुल्का, ये जो आपके अभिनय करते हैं कलाकार पिक्चर में, आपने तो जीवंत किया है रोल को बहुत अच्छे से। ये जो बोतल में क्या पी रहे हैं, शराब की जगह क्या रखते हो आप? ये बड़ा मुश्किल है सर। जूस रखते हो? नहीं, मैं बताता हूँ जी। हाँ। मैं प्ले करता हूँ एक 1.5 इंच ऊपर। जी जी। उसमें प्ले यही है कि एक आदमी 40-45 मिनट तक शराब के एक बार में अकेला शराब पी रहा है और अपनी पत्नी की विस्मृतियों को याद कर, ऐसा सोच के कि एक आदमी मेरे सामने बैठा अपनी कहानी सुना रहा है। तो जी हमने एक बार उसमें कैंपा कोला मिला के वो एक्ट किया। हमने इसके 12 शो कर लिए हैं, मज़ा नहीं आया जब तक रियल ना हो। जी। तो खैर इसमें रियल नहीं होता जी, थोड़ा कुछ चाय का पानी या कुछ कैंप वैम्प कुछ डाल देते हैं, खुद भी बुद्धू बनते हैं, दूसरों को बढ़ाते हैं। आपका तो पूरा का पूरा थिएटर की दुनिया से जुड़े रहे हैं। इसमें आपको अभिनय और निर्देशन में से एक चुनना पड़े कभी, कि भाई दोनों में से एक काम आप कर लीजिए, तो क्या? अभिनय सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप नारायण जी से जानते हैं कि इनके दिमाग में आइडिया कैसे आया, कब आया कि एक ऐसी स्टोरी हम लिखें जिसके ऊपर कुछ लघु फिल्म बनाई जा सके, ऐसा कब मन में आया? महेश जी, मेरा विचार कभी ऐसा विचार आया नहीं कि हमने इस तरह की फिल्में हम लोग बनाएंगे, ऐसा कुछ आया। ये तो संजोग की बात है, क्योंकि पत्रकारिता पेशे में हम लोग इस तरह की रूटीन की स्टोरी बनाते रहे आमतौर पर, विशेष तौर से। और इस तरह की कहानियाँ हमने खूब लिखी भी है, बहुत सी बातें लिखी है। तो ये एकाएक ऐसा हुआ कि जब ये कहानी हम लिख रहे थे, हमारे आसपास ही सब कहानियाँ बिखरी रहती है, तो कहीं को इसमें लगा, चूँकि एक तो जब लिखने की आज़ादी मिलती है तो उसका भी एक अलग ही असर नज़र आता है, आपको देखा होगा। तो वो जो बंधन, जो पाबंदियाँ रही थी पहले लिखने की, सीमाएँ थी, वो सीमाओं से बाहर जाकर कुछ प्रयास किया, तो लगा कि हाँ, हम कुछ अलग भी कर सकते हैं। चूँकि 24 घंटे की हम जो पत्रकारिता में घिरे रहते हैं और जो शोर शराबा हम देखते हैं, उससे कुछ अलग करने की ज़रूरत थी, कई दिनों से महसूस भी हो रहा था। तो इसके बाद लिखते लिखते भाटोड़ी जी से हम लोग अक्सर आपस में हमारी बातचीत होती रहती है, तो ऐसे ही मैंने उनसे चर्चा करी कि भाई इस तरह का ये कहानियाँ होती है हमारे आसपास, उस पर भी हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। तो उस समय ये प्रयास नहीं था कि हम इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, उसमें ये था कि हम कहीं ना कहीं कोई प्ले कर लेंगे, कोई ऐसा छोटा मोटा 30-40 मिनट का कोई प्ले करेंगे, ताकि लोगों तक मैसेज चला जाए कि इस तरह से भी जो एक कूड़े बीनने वाले को हम जिस दृष्टि से देखते हैं, हमारा समाज दीनहीन दृष्टि से देखता है, उसके पीछे, वो कूड़े बीनने वाले के पीछे एक माँ है छुपी हुई, उसके दर्द को, उसकी कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। और उस कहानी के जब उस गहराई में हम गए, वहाँ देखा, तो वो बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि वो समाज के अंतिम पायदान पर वो खूबसूरत माँ है, जो सब कुछ अपने दर्द को पी के अपने परिवार के लिए सुबह उठती है और शाम तक जो है उस कचरे में हाथ डालती है, जहाँ लोग उसके पास से जो है रुमाल नाक पर डाल के चले जाते हैं, और वो उस कचरे में से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रोटी की तलाश करती है। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इस किरदार को हम किस तरीके से लिखने के साथ साथ इसको दिखाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि रामायण जो है वो कई सालों से, सदियों से पढ़ी जा रही थी। जब से रामानंद सागर जी ने इसको टीवी पे दिखाया ना शुरू किया उसको, उसके बाद इतना ज़बरदस्त जो है, घर घर में टीवी आ गए थे, और आज तक उस रामायण को लोग देखते हैं। उसके किरदार को जब भी कोई देखता है तो उनको बड़ा सम्मान मिलता है। तो देखने में और पढ़ने में जो मूलभूत, जो हमारी व्यावहारिकता में जो बदलाव आया है, उस दिशा में हमने ये कदम उठाया था कि क्यों न एक प्रयास किया जाए। लेकिन ये प्रयास चलते चलते इस स्वरूप में, और यहाँ एक लघु फिल्म के साथ साथ एक हिसार में भी पिछले दिनों JGU में जो एक नेशनल फेस्टिवल हुआ था, शायद नेशनल इंटरनेशनल
इंटरनेशनल, चूँकि वो भाटिया जी ज़्यादा जानते हैं, तो उन्होंने उसमें भी एक आवेदन मांगे थे और वहाँ जिस तरीके से फिल्म को सराहाया गया, और बॉम्बे में भी जो है कुछ नामी ग्रामी जो अभिनेता हैं उन्होंने भी कहा कि भाई विषय बहुत दमदार है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बधाई का काम किया है, एक पत्रकार ने बधाई का काम किया है, अच्छी स्टोरी लिखी है। नहीं, उसके साथ साथ ये भी लगा कि हाँ हम जिंदा है पत्रकारिता में, वरना आजकल तो बहुत मुश्किल हो रहा है, आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह की लेकिन हम जिंदा हैं, इसी से एक बात निकल कर आती है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, आज देश अमृत महोत्सव मना चुका है। इस वेला में 20 लाख महिलाओं का इस तरह की स्थिति में होना, कचरा बीन कर परिवार का गुजारा करना, और इस भूमिका में जो रह रही है, आपने दर्द बताया है। प्रदीप नारायण जी के पास कोई ऐसा मरहम भी है इस दर्द का जिससे इसका उपचार किया जा सके, क्या सोचते हैं? मरहम तो किसी के पास नहीं होता, ये तो महसूस किया हमने, जो उनको चंदा का जो दर्द है, चंदा जैसी माएँ हैं, उनका जो दर्द है, उसमें जो हमारे समाज का जो नज़रिया है उनके प्रति, जो सुबह उठती है जिस तरह से उनको दुत्कार दिया जाता है, बड़े बड़े घरानों की जो मालिकें उनको डांट देती है, और यह बहुत सी उनको जो एक प्रकार से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उनको जिस नज़र से देखा जाता है, कई बार तो उन पर चोरी का आरोप भी लग जाते हैं कि वह चोरी करके ले गई है, ऐसा बहुत कुछ है। तो वो समाज का जो परसेप्शन था उसको बदलने की दिशा में ये एक प्रयास है। आपको क्या लगता है, आज के पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं, लेखक हैं, थिएटर से जुड़े लोग हैं, उनको जो समाज के भीतर ये जो दर्द है, चंदा जैसा दर्द है, उसको सामने कितनी तेजी से लाने की जरूरत है? जी देखिए, पत्रकारिता के संदर्भ में बात करें तो पत्रकारिता में जो जिस तरीके से आप भी जानते हैं, हमने भी, मैं बीच में टोक करके इसलिए बता रहा हूँ बीच में टोक करके एक बात कर रहा हूँ। जी। एक रेप की घटना महानगर में होती है, पूरा दिन मीडिया उसको जो है हाईलाइट करता है, उसको न्याय जल्दी मिलता है। बावल के किसी ईंट भट्टे पर होती है, चिथड़े जो है कर दिए जाते हैं, एक महिला की आबरू लूट ली जाती है, कभी कोई ना सक्रियता दिखाई जाती, वर्षों बाद भी फाइल ठंडे बस्ते में रहती है, ना अखबार उसको दिखाता है, ना राष्ट्रीय चैनल उसको दिखाते हैं, ना लोकल चैनल उसको दिखाते, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। देखिए, ये सारा जो मानसिकता की आज़ादी का विषय है, ये जो पत्रकार को जो एक आज़ादी मिलनी चाहिए कुछ बेहतर करने की दिशा में, वो कितनी पाबंदियों में काम करता है, उसको उसकी मैनेजमेंट ने कितनी आज़ादी दी हुई, उसी से उसका मानसिक स्तर आगे बढ़ता और पीछे होता है। ये जो मैं इसलिए कर पाया कि चूँकि मैं एक अपने आप से एक आज़ाद पत्रकार के तौर पर मैं अपना काम कर रहा हूँ। शायद अगर मैं किसी बैनर के नीचे काम कर रहा होता तो इतनी आज़ादी, मुझे इतनी हिम्मत नहीं मिलती। रणघोष से जुड़ने के बाद ये तो है स्वाभाविक है, लेखन की मुझे लगा कि मन के भाव आ रहे हैं निकल करके जो, तो वही होगा ना, एक जंगल का शेर होता है, एक सर्कस का शेर होता है। तो सर्कस का शेर तो जो शिकारी के चाबुक के हिसाब से वो गुर्राता है, और जंगल का शेर तो आप जानते हो अलग उसका अपना अंदाज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो सर्कस के शेर से बाहर निकल गए। प्रदीप नारायण जी अब जंगल के शेर बन रहे हैं, और ये जंगल का शेर समाज के लिए अच्छा करे, ये हमारी शुभकामनाएं। पत्रकारिता पर किसी दिन फिर आपको बुलाएंगे, उस पर लंबी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज सिर्फ आपकी लघु फिल्म की चर्चा। आपको एनजेपी ग्रुप की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और अच्छा लिख पाए हैं, आप और अच्छा लिख पाए, इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।